हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्ले। इस क्विज में हम खेलेंगे 14 मई 2026 का करंट अफेयर्स का क्विज। इस क्विज में होंगे 10 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन के बाद होगा उसका एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1, द जस्टिस अरविंद कुमार कमेटी इज प्राइमरीली कंसर्न विद स्टेटमेंट ए, रिव्यूइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। ऑप्शन बी, फॉर्मुलेटिंग अ रोड मैप फॉर द ओवरऑल ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। Option C, assessing the feasibility of establishing regional benches of the Supreme Court. And so option D, investigating the backlog of cases specifically related to environmental litigation. तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट बी, फॉर्मुलेटिंग अ रोड मैप फॉर द ओवरऑल ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो जस्टिस अरविंद कुमार कमेटी है, जिसे जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी भी कह रहे हैं शॉर्ट में। और ये रिसेंटली भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा फॉर्म की गई थी टू एड्रेस क्रिटिकल गैप्स इन इंडिया स्पोर्ट फैसिलिटीज। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, द वाइस्पा जाना जवाबे व्रोब्लिस्कीगो आइलैंड। आई डोंट नो मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन सही किया है कि नहीं। सो रिसेंटली ये न्यूज़ में है ये आइलैंड, और ये कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शन ए, द मेडिटेरेनियन सी नियर द कोस्ट ऑफ ग्रीस। ऑप्शन बी, द कैस्पियन सी नियर द माउथ ऑफ द वोल्गा रिवर। ऑप्शन सी, द साउथ चाइना सी एज पार्ट ऑफ द स्प्रेटली आइलैंड्स। एंड डी, द शेस्किन लगून इन द बाल्टिक सी, पोलैंड। सो इसका राइट आंसर है वही है जिसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ऑप्शन डी, द जेस्कियन लगून इन द बाल्टिक सी, पोलैंड। सो ये इसलिए न्यूज़ में है ये आइलैंड क्योंकि रिसेंटली अभी फॉर्म हुआ है, आर्टिफिशियल आइलैंड है। ओके, और बाल्टिक सी रीजन पोलैंड में, इसका पोलैंड में लोकेटेड है बाल्टिक सी रीजन। और ये रिसेंटली एक मैरीटाइम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हुआ है जिसमें एक शिपिंग चैनल को, बेसिकली शिपिंग चैनल के लिए हेल्प उसके लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 इज रिगार्डिंग किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम। Consider the following statements. First, every shipment of rough diamonds must be transported in a tamper resistance container and accompanied by a government validated certificate. Statement 2, member states are encouraged but not strictly prohibited from trading rough diamonds with non-member nations. Statement 3, the scheme was established pursuant to a resolution by the World Trade Organization. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नहीं, सी गलत है। सो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, ओनली वन, ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बेसिकली किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम जो है डायमंड्स के लिए, बेसिकली डायमंड्स का एक तरीके से पासपोर्ट है। जैसे अगर मुझे किसी भी डायमंड को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, सो बेसिकली एक सर्टिफिकेट इसका ट्रांसफर है, इसका पासपोर्ट है। So, according to this scheme, it is mandatory that every international export of rough diamonds must be in tamper-resistant containers and include a statutory Kimberley process certificate. So, KPCS, यानी कि Kimberley Process Certification Scheme, it is not a voluntary recommendation. It imposes strict trade restrictions. So, member states are prohibited from trading rough diamonds with any other non-member country or any country that does not satisfy the scheme's minimum requirements. सो और थर्ड स्टेटमेंट जो था वो इनकरेक्ट था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रेजोल्यूशन के बाद इसका फॉर्मेशन ये स्कीम आई थी। ये गलत है। ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 55, 55, 56 के बाद ये स्कीम लॉन्च हुई थी और इम्प्लीमेंट हुई थी। और किम्बर्ली इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये स्कीम बिगैन हुई थी किम्बर्ली में, जो साउथ अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 4, Florence Nightingale is often referred to as the lady with the lamp. So this title was primarily earned due to her, option A, invention of a new type of portable surgical lamp for field hospitals. Option B, philosophical writings on the inner light and spiritual healing and nursing. Option C, advocacy for bringing electricity to rural British hospitals in the 19th century. And statement D, habit of making rounds at night to tend to wounded soldiers during the Crimean War.
तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी। तो बेसिकली फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नर्स थी जिनके बर्थडे पे इंटरनेशनल नर्सेस डे भी मनाया जाता है। और क्रीमियन वॉर वॉर जब हुआ था 1853 टू 56 में, सो हॉस्पिटल्स में शी वॉज अवेलेबल एवरी टाइम एंड एनी टाइम, क्योंकि तब नर्सेस की शॉर्टेजेस होती थी और टाइम टू टाइम मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। सो उस टाइम पे उन्होंने रात को भी अगर किसी को भी ज़रूरत होती थी, किसी सोल्जर को, किसी वोंडेड सोल्जर को, तो शी वॉज अवेलेबल। Question number 5 is regarding new weather forecasting systems. So, how does the Mithuna model differ from the AI-enabled forecast of monsoon advance? मिथुना भी मॉनसून से रिलेटेड है और AI-enabled forecast of monsoon advance, तो ये दोनों सिस्टम कैसे डिफर करते हैं? स्टेटमेंट ए, Mithuna focuses on long-range seasonal forecast while the other provides daily updates. Option B, there is no difference. Mithuna is the alternative name for the monsoon advance system. Option C, Mithuna is developed by the Ministry of Agriculture while the other is an IMD initiative. Option D, Mithuna provides a 1 kilometer spatial resolution for rainfall while the other provides block level probabilistic updates on monsoon progression. So उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मिथुना प्रोवाइड्स अ 1 किलोमीटर स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल स्पेस, यहाँ पे जो स्पेशल है बेसिकली इसका मतलब है स्पेस resolution for rainfall, while the other provides block level probabilistic updates on monsoon progression. So ये दोनों सिस्टम बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है और AI enabled फोरकास्ट ऑफ मॉनसून एडवांस जो है, ये सिस्टम जो है इसे डिज़ाइन किया गया है आइटिनरी या फिर मॉनसून का प्रोग्रेशन चेक करने के लिए। ओके, एंड इट प्रोवाइड्स प्रोबेबिलिस्टिक अपडेट्स एट द ब्लॉक लेवल अप टू 4 वीक्स इन एडवांस। और मिथुना वेदर मॉडल जो है, इट इज़ द इंजन बिहाइंड द हाई स्पेशल रेजोल्यूशन रेनफॉल फोरकास्ट। और अभी उत्तर प्रदेश में इसका पायलट चल रहा है, यानी कि इसकी टेस्टिंग चल रही है। क्वेश्चन नंबर 6, द बाण स्तंभ और एरो पिलर एट द सोमनाथ टेम्पल इज अ नोटेबल feature because it, option A, indicates a straight line to the south pole with no landmass in between. Option B, marks the exact spot where the original temple was first built in gold. Option C, is inscribed with the names of all the invaders who destroyed the temple. Option D, serves as a sundial that tells the time based on the shadow of the शिखर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इट इंडिकेट्स अ स्ट्रेट लाइन टू द साउथ पोल विथ नो लैंडमास इन बिटवीन। तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में है और इसे एटर्नल श्राइन भी कहते हैं। ओके, क्योंकि इसे कई बार तोड़ा जा चुका है इन्वेडर्स के द्वारा और बार बार बना है। और अभी जो करंट स्ट्रक्चर है सोमनाथ मंदिर, वो मरु गुर्जर स्टाइल में बना हुआ है, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा उनके डायरेक्शन में ये बनाया गया था। और ज्योतिर्लिंग में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से ये पहला है और त्रिवेणी संगम पे ये लोकेटेड है। उसमें कौन सी नदी आती है त्रिवेणी संगम में? हिरण, कपिला और सरस्वती रिवर। क्वेश्चन नंबर 7 is regarding significance of Rumi device in the context of medieval Indian warfare. Option A, it was a specialized cavalry formation used by the Lodi Sultanate. Option B, it refers to the Ottoman style arrangement of field artillery and matchlocks used by Babur. Option C, it was a naval blockade technique used to control trade in the Indian Ocean. And statement D, it was a diplomatic protocol for the exchange of prisoners between warring kingdoms. So इसका right answer ऑप्शन B, it refers to the Ottoman style arrangement of field artillery and matchlocks used by Babur. So बाबर और इब्राहिम लोदी का जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में, तो बाबर ने ये टेक्निक यूज की थी, तूफान यूज किया था, जिसको जो बेसिकली मैचलॉक्स हैं, ओपन फील्ड बैटल में कैनन्स यूज करना। ओके, और एक और जो यूज किया था आर्टिलरी का मेथड वो था तुलुगमा फ्लैंकिंग, यानी कि आर्मी लेफ्ट और राइट से सामने से क्रॉस होके और ऑपोजिट आर्मी को पीछे से अटैक करने लगती है, जिसे कहते हैं तुलुगमा, और तूफान मतलब मैचलॉक्स। क्वेश्चन नंबर 8 is regarding Panchayati Raj institutions in India.
Statement 1, the Balwant Rai Mehta Committee suggested a two-tier structure to ensure democratic decentralization at the grassroots level. Statement 2, the L.M. Singhvi Committee was the first to recommend that PRIs should be constitutionally recognized to protect them from political interference. Statement 3, Rajasthan was the first state to inaugurate the Panchayati Raj system, specifically in the Nagaur district. So statement 3 तो करेक्ट है. ओके, सो इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? सो स्टेटमेंट 3 तो करेक्ट है. अब इसमें हमें चेक करना पड़ेगा. ओके, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है. सो ओके, राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 2 and 3. सो स्टेटमेंट 1 गलत है. बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में जो कमेटी फॉर्म हुई थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को के रिकमेंडेशन के लिए, सो उन्होंने 3-tier सिस्टम रेकमेंड किया था, जैसा कि अभी हमें देखने को मिलता है. और विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद. और 2-tier मॉडल लेटर ऑन प्रपोज किया गया था बाय अशोक मेहता कमेटी, नॉट बलवंत राय कमेटी. और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. एल.एम. सिंघवी कमेटी 1986 में जो फॉर्म हुई थी, उन्होंने एम्फेसाइज किया था कि पीआरआईज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिलाना ज़रूरी है उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके परमानेंस के लिए. ओके, और स्टेटमेंट 3 करेक्ट है. सिस्टम ऑफिशियली इनॉग्रेट किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ऑन October 2, 1959 इन नागौर, राजस्थान. Question number 9 is regarding Kimberley process. Statement 1, India has assumed the chairship of the Kimberley process for the year 2026 with a focus on the 3 C's theme. Statement 2, the Kimberley process is a United Nations-led regulatory body that manages the global trade of all precious gemstones. So इसमें से कौन से statements correct हैं? So Kimberley process क्या United Nations-led है? Statement 2 गलत है और Statement 1 करेक्ट है. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी. Statement 1 is correct and Statement 2 is wrong. सो इंडिया ने रिसेंटली किम्बरली प्रोसेस की चेयरशिप संभाली है जनवरी 1, 2026 से. और ये फर्स्ट टाइम नहीं, ये थर्ड टाइम है कि इंडिया को ये पोजीशन मिली है. और 3 C's से यहाँ पे मतलब है क्रेडिबिलिटी, कंप्लायंस एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस. ऑलराइट. और किम्बरली प्रोसेस इज नॉट अ यूनाइटेड नेशंस लेड रेगुलेटरी बॉडी. It is a multi-stakeholder international initiative involving governments, the diamond industry, and civil society organizations. Question number 10 is regarding causative factors of heat waves in the Indian subcontinent. Consider the following statements. Anticyclonic circulation leads to the large-scale sinking of air, which compresses and heats the lower atmosphere. Statement 2, the urban heat island effect minimizes the impact of heat waves by promoting localized wind tunnels between high-rise buildings. Statement 3, variations in ocean temperatures such as El Nino, Modoki can significantly alter wind patterns and transport dry, hot air over the region. So statement 3 तो correct है. Statement 1 and 2 में से कुछ डाउट है. सो ओके, लेट्स सी. स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर या तो बी होगा या तो सी होगा. सो ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है क्योंकि एंटीसाइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है इट इन्वॉल्व्स हाई प्रेशर सिस्टम्स वेयर एयर सिंक्स टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड एज एयर डिसेंड्स it undergoes adiabatic compression which increases its temperature and inhibits cloud formation. और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है क्योंकि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जो है एक्चुअली हीट वेव्स और बढ़ा देता है, वो कम नहीं करता, वो बढ़ा देता है. सो कॉन्क्रीट और एसफॉल्ट जो है जिससे हमारे रोड्स बनती हैं वो दिन में हीट अब्जॉर्ब कर लेती हैं और नाइट में उसको स्लोली रिलीज करती हैं. और इस वजह से ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होता है जिससे हीट वेव्स और डेंजरस हो जाती हैं. ओके, सो थैंक यू एवरीवन. आज का ये वीडियो होता है खत्म. नेक्स्ट वीडियो भी इसी डिज़ाइन और पैटर्न में जल्दी आएगा, तो तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू.